नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मीडिया विजिल के इस खास कार्यक्रम में। मैं हूं पंकज श्रीवास्तव। आज का सवाल है देश के किसानों से जुड़ा हुआ। क्या आप जानते हैं, और शायद जानते भी हो, कि 200 दिन, जी हां, 200 दिन से देश की राजधानी दिल्ली को घेर कर हजारों किसान, हजारों हजार किसान बैठे हुए हैं। एक सरहद पर नहीं, दो सरहद पर नहीं, 3 से लेकर 4 बॉर्डर्स पर किसानों का बड़ा जमावड़ा है। और जैसे जैसे आप दिल्ली से दूर जाते हैं, जमावड़ों के नई नई शक्लें आपको नजर आती हैं। ये अपने आप में अभूतपूर्व है। 3 कृषि कानूनों के खिलाफ, जिसका किसानों का मानना है कि ये उनको गुलाम बनाने की एक कोशिश है कॉरपोरेट दुनिया की, जो दरअसल इस देश के मोदी सरकार की बेहद लाडली है और उनके लिए देश के किसानों को गुलाम बनाने की कोशिश हो रही है। उनके तमाम अधिकारों से उन्हें वंचित किया जा रहा है। और खास बात यह है कि किसानों से लगातार बात करने के बावजूद मोदी सरकार एकदम एक ऐसी मुद्रा में है जहां पर वो एक कदम भी पीछे हटने को तैयार नहीं। खास बात यह कि पिछले दिनों जिस बिजली बिल को लेकर सरकार ने मौखिक आश्वासन दिया था, वहां भी अब वो नए सिरे से कोशिशें करती नजर आ रही है। और इधर किसानों का कहना है कि वो अपनी जो लड़ाई है उसको बीच में नहीं छोड़ेंगे। और अब हाल ये हो गया है कि ऐलान किया गया है कि भारतीय जनता पार्टी जहां जहां चुनाव लड़ेगी उसके खिलाफ किसान जाकर प्रचार करेंगे। बंगाल में उन्होंने ऐसा किया, दूसरे प्रदेशों में ऐसा किया, क्योंकि वो इस नतीजे पर पहुंच चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ चुनावी भाषा समझती है। और ऐसे में किसानों के सामने कोई ऐसा दूसरा रास्ता नहीं है जिसे संवाद का रास्ता कहा जा सके, या कहा जा सके कि इस सरकार में जरा सा भी संवेदनशीलता है। इसी पूरे मौजू पर बात करने के लिए हमारे साथ 3 खास मेहमान हैं। हमारे साथ हैं पुरुषोत्तम शर्मा, जो अखिल भारतीय किसान महासभा के राष्ट्रीय सचिव हैं। हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार प्रशांत टंडन, जो इस आंदोलन पर लगातार शुरू से ही नजर बनाए हुए हैं। और हमारे साथ हैं हमारे सहयोगी यानी मीडिया विजिल के एग्जीक्यूटिव एडिटर मयंक सक्सेना, जिन्होंने बेहद कड़कड़ाते जाड़े में जाकर वहां पर रिपोर्टिंग की थी, जब लोग घर से निकलना भी आसान नहीं समझते थे। बड़े मुश्किल दिन थे, लेकिन काफी जमीन पर जाकर उन्होंने वहां पर रिपोर्टिंग की। तो उनके क्या अनुभव रहे, प्रशांत कैसे देखते हैं, ये समझेंगे। और समझेंगे पुरुषोत्तम शर्मा जी से कि अब आपका जो पूरा संघर्ष है वो जिस मोर्चे पर है, वहां से आगे क्या। बहरहाल सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि ये आंदोलन कैसे चल रहा है। जो दूर लोग बैठे हैं वो समझते नहीं होंगे कि धरना कैसे, जबकि जाड़ा, गर्मी, बरसात सब कुछ हुआ, इसके बावजूद जो किसान हैं वो डटे हुए हैं। वो कैसे डटे हुए हैं? तो डटने का अगर कहा जाए, उसका जो किसानों की, जो भारतीय किसान की जो समझदारी है, उससे आप नतीजा निकाल सकते हैं कि वो किस तरह से रास्ते निकालते हैं। पुरुषोत्तम शर्मा जी जहां बैठे हैं उनके पीछे आपको एक बड़ी कंक्रीट की बड़ी सी दीवार नजर आ रही होगी। उसमें कुछ बेल बूटा नजर आ रहा होगा, जैसे कि बहुत अच्छा उसे बनाया गया है। पर दोस्तों सच्चाई यह है कि वो इस समय दिल्ली का जो गाजीपुर बॉर्डर है, उसमें जो फ्लाईओवर है उसके सामने बैठे हैं। ये दीवार दरअसल फ्लाईओवर की दीवार है, जिसे NH-24 कहा जाता है। और इस दीवार के सहारे उन्होंने पूरी बस्ती बसा ली है किसानों की। फिलहाल जो अखिल भारतीय किसान महासभा का दफ्तर है, इस समय जबकि रात 8 बज चुके हैं, हम दिखाते हैं कि 200 दिन पूरे करने के बाद यानी 201वें दिन वहां का नजारा क्या है। पुरुषोत्तम जी, अगर आपको हमारी आवाज आ रही होगी तो आप जरा दिखाएं कि वहां पर किस तरह से लोग बैठे हैं, क्या चल रहा है, और ये दफ्तर आपने बनाया कैसे है। जरा छत भी दिखा दीजिए और अगल बगल भी दिखाइए। जी, ये आप देखें, ये छत है जी, पूरी। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से बांस की खपच्चियों के सहारे, और पीछे जो दीवार है, ये दीवार जो फ्लाईओवर की है, उसके सहारे एक बड़ा सा एक दफ्तर नुमा बना दिया गया है, जहां पर बहुत से कार्यकर्ता बैठे हुए हैं, लेटे हुए हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि चारपाइयां भी हैं। तो एक तरह से कहा जाए कि सड़क किनारे
पूरा गांव बसा लिया। देखिए बिजली के पंखे भी नजर आ रहे हैं, घड़ा है, ठंडा पानी भी है, और बैनर पोस्टर सब आपको नजर आ रहा होगा। डॉक्टर अंबेडकर की तस्वीर नजर आ रही है, भगत सिंह की तस्वीर नजर आ रही है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से किसान पूरी तैयारी के साथ यहाँ पर मौजूद हैं। ये कार्यालय लाइब्रेरी की है पुस्तकें भी। अखिल भारतीय किसान महासभा का, और लाइब्रेरी भी। जी हाँ, सोचिए किसान सिर्फ यूं ही नहीं चले आए हैं, वो जानते हैं वो क्यों आए हैं। किताबों की एक खेप जहां पर लोग बैठकर पढ़ते भी हैं, और बाहर का ये नजारा जहां पर ऊपर की सड़क की जो लाइट्स है वो आपको दिख रही हैं, और सामने इसी तरह की एक पूरी बस्ती इस दीवार से सटाकर उन्होंने बनाई हुई है। अखिल भारतीय किसान महासभा का ये दफ्तर है। तो आप समझ सकते हैं जो लोग दूर बैठे हैं। पुरुषोत्तम जी, आप अपनी कुर्सी पर अब वापस आ सकते हैं। तो ये आप देखिए इस समय का जो पूरा हर तरह का इंतजाम है, और आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारे किसानों ने दरअसल किस तरीके से इस धरती के तमाम झाड़ झंखाड़ को साफ करके अन्न उपजाने की जो प्रक्रिया शुरू की होगी, वो भी उसी उसी कहा जाए जीवट का यहाँ पर एक प्रदर्शन है कि इस कंक्रीट के पूरे माहौल में जब पूरी तरह से सड़क तपती है गर्मी में, इसके बावजूद उन्होंने एक इंतजाम किया है। और जंगल में मंगल कहना इसी कहते हैं, और ये इस जो कहा जाए कंक्रीट के जंगल में संघर्षों का मंगल अगर आज नजर आ रहा है, तो ऐसे ही किसान आंदोलनकारियों की वजह से। पुरुषोत्तम जी, बहुत शुक्रिया, आपने दिखाया। अब हम आपसे थोड़ी देर बात करेंगे, तब तक आप अपना पूरा सब दुरुस्त कर लीजिए। चलते हैं सीधे प्रशांत के पास। प्रशांत, 200 दिन दुनिया के इतिहास में, मैं तो इतिहास का विद्यार्थी हूं, कभी भी इस तरह का आंदोलन जो अहिंसक हो, जिसमें जिसने अपना धीरज न खोया हो, इस तरह से होना बहुत बड़ी बात है। इतिहास इसको किस तरह से देखेगा वो अलग बात है, लेकिन आज जब आप यहीं पर बैठे हैं और चीजों को देख रहे हैं, तो इसका क्या नतीजा निकालते हैं, इससे क्या सबक आप निकालते हैं? देखिए, जैसे कि अभी पुरुषोत्तम जी दिखा रहे थे, हमने तो वहां जाकर कितने दिनों देखा है, टीकरी बॉर्डर पे, सिंघू बॉर्डर पे, गाजियाबाद के बॉर्डर पे। और ये जैसा आपने कहा, ये अभूतपूर्व आंदोलन है। इसकी तुलना आप करें अगर अमेरिका के ऑक्यूपाई मूवमेंट से, तहरीर स्क्वायर या अरब स्प्रिंग से, भारत में हुए तमाम सारे जो आंदोलन, चाहे वो अन्ना हजारे का आंदोलन आप देख लें, या निर्भया को लेके जो एक आंदोलन हुआ था उसको देख लें, या उसके पहले भी जो आंदोलन होते रहे। और मुझे नहीं लगता कि इतना लंबा आंदोलन जिसमें कि कोई हिंसा ना हो, इतनी साजिशें की गई। जो 26 जनवरी को जो हमने देखा वो हमको याद है। तो इतनी साजिशें की गई, एक मीडिया बुरी तरीके से इनके किसानों के खिलाफ है, साजिशें कर रहा है, ऐसा भी हमने नहीं देखा। अगर आपको याद होगा कि अन्ना हजारे के आंदोलन को मीडिया बहुत उछाल रहा था, या ऐसे बहुत से आंदोलनों को मीडिया समर्थन नहीं करता, लेकिन उनके खिलाफ साजिश भी नहीं करता। लेकिन किसान आंदोलन के खिलाफ तो मीडिया ने खुले तौर पे साजिश की, सरकार के साथ मिल के साजिश की। तो उसके बावजूद ये आंदोलन बहुत ऑर्गेनिक, और इसके बहुत सारे हासिल हैं। ये केवल कृषि कानूनों के दायरे में इसको हम नहीं देखें, ये भारत के समाज को और भारत की राजनीति को बदलने की कुवत रखने वाला ये आंदोलन है। आगे बात होगी तो मैं और बात रखूंगा। सिर्फ एक छोटी सी बात सिर्फ इतनी कहता हूं मैं कि इस आंदोलन की एक बड़ी बैकबोन है जो मैंने देखी वहां जाकर। और मैंने पिछले अक्टूबर में ही अपने सहयोगी रिपोर्टर्स को भेजकर कवरेज कराई थी। और ये था कि इनका जो लंगर है, उस वक्त भी मैंने ये कहा था लाइव आके कि ये लंगर जो है ये इस आंदोलन की रीढ़ की हड्डी है, बैकबोन है। और ये लंगर चलता रहेगा तो ये आंदोलन बहुत बड़ा चलेगा, बहुत लंबे समय तक चलेगा। उस वक्त मुझे भी अंदाज नहीं था, मुझे लगा 2 महीने 3 महीने बाद ये किसान थक जाएंगे। लेकिन वो किसानों से बात होती थी, वो कहते थे कि हमको 2 साल रुकना पड़े, यहाँ 3 साल रुकना पड़े, फिर भी रुकेंगे। और आज हमको ये देखकर लगता है कि हाँ, किसान जो एक बात कह रहे थे, उनके अंदर जो आत्मविश्वास था वो कोई जुमला नहीं था, वो उन्होंने करके दिखाया है।
बिल्कुल जुमला नहीं था, उन्होंने करके दिखाया। और जिस लंगर की बात कर रहे हैं वो एक जाहिर है वो बड़ी ताकत है, और उसके पीछे एक पूरा सिलसिला है। लंगर में लगातार सप्लाई होती रहे, लगातार अनाज आता रहे, इसको लेकर किसानों के संगठनों ने, खासतौर पर पंजाब के किसान संगठनों ने एक अभूतपूर्व नेटवर्किंग कह लीजिए या समझदारी कह लीजिए, उसका परिचय दिया। और ऐसा लगता है कि जैसे उन्हें युद्ध का एक लंबा अनुभव है, जो शायद है भी पंजाब के लोगों को खास तौर पर। और उन्होंने जैसे इस सरकार से लड़ने के लिए जो जो कहा जाए जो आगे मुश्किलात आ सकती थी, उन सबका जैसे पहले से उन्होंने अंदाजा लगाया। और जिस तरीके से उन्होंने लंगर चलाए, उसने सचमुच एक नए किस्म की एकता भी पैदा की। और तमाम जो भेद थे पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पंजाब के किसानों, हरियाणा और पंजाब के किसानों, उन सबको तोड़ा। और अगर कहा जाए कि असर के रूप में कहा जाए तो आज अवध के किसान हो, पूर्वांचल के किसान हो, बिहार के किसान हो, या सुदूर तमिलनाडु के किसान हो, वो सब इन 3 कृषि कानूनों के खिलाफ अगर आज खड़े हैं, चाहे वो यहां नहीं आ पा रहे हो, तो उसके पीछे दिल्ली में चले इस ऐतिहासिक संघर्ष और इसके पीछे जो संयुक्त किसान मोर्चा का पूरा जो रणनीति या समझदारी रही है, वो वाकई सलाम के काबिल है। बहरहाल मयंक के पास चलते हैं। मयंक जी, आपने बहुत करीब से देखा, जाकर रात रात आप रुके, आपने बरसते पानी में रिपोर्टिंग की। किसानों के हौसले को आप किस तरह से याद करना चाहेंगे आज? क्योंकि सचमुच वो बड़े कठिन दिन थे जब ऊपर से बारिश हो रही थी, टेंट से लगातार बारिश हो रही थी, और तमाम किसान उसी आसमान के नीचे पूरे हौसले के साथ बैठे हुए थे। जी मैं तो दरअसल ये बड़ा अभी जब पुरुषोत्तम जी दिखा रहे थे तो बड़ा भावुक जो है वो पूरा ये हिस्सा रहा है। और एक पत्रकार के तौर पे मुझे लगता है कि वो सारे लोग जिन्होंने इस आंदोलन को ईमानदारी से कवर किया, और मैं बहुत कोट अनकोट कह रहा हूँ, ईमानदारी से कवर किया, यानी कि वो किसी विशियस एजेंडे के तहत वहां पर भेजे नहीं गए थे। ना केवल वो इस पूरे आंदोलन को लेके ये मानेंगे कि वो तो मानेंगे कि हमने कभी ऐसा कुछ नहीं देखा। वो लोग जो किसी विशेष एजेंडे के तहत भेजे गए, वो लोग जो वहां खड़े होकर माइक पे आंदोलन के खिलाफ साजिशों में शामिल हो रहे थे, जो उसके खिलाफ बोल रहे थे, झूठ बोल रहे थे, वो भी माइक रखने के बाद और कैमरा ऑफ होने के बाद दरअसल ये बात मानते थे कि उन्होंने ऐसा कभी कुछ नहीं देखा। मैं अपनी बात दरअसल मैं सोच रहा था कि कैसे बात करूंगा। मैं तस्वीरों से अपनी बात कहना चाहूंगा। कुछ तस्वीरें हैं, मुझे लगता है जो प्रशांत जी भी जो बात कह रहे थे, जो पुरुषोत्तम जी ने दिखाया, लेकिन यह आंदोलन जहां से खड़ा होता है और जहां से सरकार को सिर के बल खड़ा कर देता है, वो तस्वीर क्या है। मैं चाहूंगा मैं तस्वीरों से बात करूं, और मैं तस्वीर दिखाना चाहता हूं। ये पहली तस्वीर है जिसने सब कुछ बदल दिया। अगर आप देख पाए तो ये वो तस्वीर है हमारी स्क्रीन पे। दिस वॉज द मूवमेंट। अगर मैं कहूं कि कोई एक मूवमेंट जिसने आंदोलन को बदल दिया अचानक से, ये वो एक तस्वीर है, ये वो विजुअल है जहां पे ये किसान और ये पैरामिलिट्री फोर्स का जवान और ये लाठी, इसने पूरी दुनिया में, खासतौर पे जो पंजाब और हरियाणा के लोग थे, विदेशों में रहने वाले भी, उनको जो है खड़ा कर दिया इस आंदोलन के साथ। ये वो तस्वीर है, और ये बिल्कुल शुरुआती दिन की तस्वीर है जब किसान दिल्ली में एंटर कर रहे थे। और हमको याद होगा कि कैसे, मैं वो तस्वीर भी दिखाऊंगा आगे, जहां कुरुक्षेत्र के पास पूरी सड़क ऐसे खोद दी गई थी जैसे किसी दुश्मन ने हमला कर दिया हो। लेकिन प्रशांत जी ने जो एक बात कही, उसमें मेरे पास दो बहुत कमाल की तस्वीरें हैं, जिसमें से एक हमारे साथी जगन्नाथ की खींची हुई तस्वीर है, जो ये आप देख रहे हैं, लंगर। और एक तस्वीर हमारी पूर्व सहयोगी सौम्या ने, और ये जो लंगर की तस्वीर है ये सिंघू बॉर्डर की है। लेकिन जो अगली तस्वीर मैं दिखाने वाला हूं वो सिंघू की नहीं है, वो एक ऐसी प्रोटेस्ट साइट है जो दिल्ली से 150 किलोमीटर दूर है। ज्यादातर लोगों को पता भी नहीं है कि वहां पे प्रोटेस्ट साइट चल रही है, पर वहां भी 10,000 किसान टिके हुए हैं 6 महीने से। और ये तस्वीर सौम्या की खींची हुई है आपकी स्क्रीन पे। ये तस्वीर लंगर की है, और ये महिलाएं जो राजस्थान के किसानों को खाना खिलाने के लिए रेवाड़ी के बॉर्डर पे, शाहजहांपुर सीमा पर बैठी हैं, ये औरतें राजस्थान की नहीं है, ये पंजाब में फिरोजपुर के एक गुरुद्वारे से आई हुई महिलाएं जो राजस्थान और महाराष्ट्र और केरल के किसानों को खाना बना के खिला रही है। और तीसरी तस्वीर एक और है जो सौम्या ने खींची थी, जो एक सुबह 6 साढ़े 6 बजे के आसपास की, हम लोग वहां रिपोर्टिंग कर रहे थे, रुके थे वहां पे 2 दिन।
ये तस्वीर और है। ये तस्वीर उस जीवन की है जिसको किसान अपने साथ ले आए हैं। और इस तस्वीर में आप देखें कि आग जो है वो बुझ चुकी है और उसमें से धुआं निकल रहा है, चिंगारियां। तो दुष्यंत कुमार जो कहते हैं ये गाजीपुर बॉर्डर की होगी। नहीं, ये प्रशांत सर ये वहीं की है, शाहजहांपुर की। ये सौम्या की किसी तस्वीर है। तो मैंने अभी इनको सबको जो एक हमारा एक बैंक बन गया है बहुत बड़ा तस्वीरों का की वीडियो का, उसमें से मैंने खोज के निकाला। तो ये जो तस्वीर जो मैं दिखा रहा हूँ कि इसमें एक हुक्का है जो बुझा हुआ दिख रहा है, एक आग है जो बुझ गई है। और ये जनवरी की बिल्कुल ये नए साल की सुबह है, 1 जनवरी। ये 1 जनवरी की सुबह है नए साल की, और इसमें चिंगारियां हैं, इसमें से धुआं निकल रहा है। तो दुष्यंत कुमार की जो गजल की पंक्ति है कि एक चिंगारी कहीं से ढूंढ लाओ दोस्तों, इस दिए में तेल से भीगी हुई बाती तो है। तो वो जो पूरा आंदोलन है। और एक चीज मैं जो पुरुषोत्तम जी कह रहे थे मैं चाहता था वो दिखाऊं। ये जो तस्वीर है, ये तस्वीर वहीं की है जहां पुरुषोत्तम जी बैठे हैं, ठीक पुरुषोत्तम जी से बमुश्किल 200 मीटर दूर। ये वो फ्लाईओवर है जिसकी दीवार पुरुषोत्तम जी के पीछे है, और इस फ्लाईओवर के नीचे जो रास्ता मुड़ता है, यू टर्न है, वहां पे किसानों ने लिख दिया है किसान क्रांति गेट। और इसको किसान क्रांति गेट का नाम दरअसल आज नहीं दिया गया इस आंदोलन में। 2016 में जब किसान आए थे तब इसी जगह पे, ठीक इसी जगह पे आंसू गैस और लाठियों से किसानों को रोक दिया गया था वेस्टर्न यूपी के। इसका नाम तब किसान क्रांति गेट रखा गया था। और 2018 में 2018 में तो मोहन नगर और इसी जगह के बीच रोका गया था। और अभी भी तो इस बार जब किसान आए और जब कब्जा कर लिया इस जगह पे, तो इस जगह का नाम उन्होंने किसान क्रांति गेट सब जगह लिख दिया गया। आप कहीं भी देखेंगे वहां किसान क्रांति। तो मेरे लिए ये सारे अनुभव है, ये तस्वीरें हैं। आगे और बात करेंगे, मैं चाहता हूँ आप बाकी लोगों से पंकज जी बात करें। कुछ और तस्वीरें तो जिस आपने दुष्यंत कुमार का शेर सुनाया उसमें शायद उसकी शुरुआती जो मतला है वो ये है कि इस नदी की धार से ठंडी हवा आती तो है, नाव जर्जर ही सही लहरों से टकराती तो है। पर ये अब नाव जर्जर नहीं है। कम से कम किसान आंदोलन की नाव को जो लोग जर्जर समझते हैं वो गलती कर रहे हैं। 200 दिन बाद इस बात को हम पूरी ताकत से कह सकते हैं। तो पुरुषोत्तम जी, लेकिन 200 दिन ये आप लोगों ने ये चमत्कार किया कैसे? किसानों को एकजुट रखना, सैकड़ों संगठनों को एकजुट रखना, फिर उनको एक आवाज पे एक साथ लाना। ये मतलब लोग मानते थे कि किसान मानसिकता बड़ी वैसी होती, आए उन्होंने कुछ दिन काम किया, ठीक है जी हो गया, धरना चल रहे हैं, अब तो खेत काटना है, अब तो ये करना है। किसी लंबे आंदोलन की उनसे उम्मीद कम से कम सरकार इसलिए नहीं कर रही थी कि उसे पता है कि किसान कब खेती से फारिग होगा और वही उसके पास समय होता है, चाहे वो त्योहार बना ले, चाहे वो आंदोलन कर ले। लेकिन हमने देखा कि दिवाली हो, होली हो, सब इन्हीं बॉर्डर्स पे मनाई गई और खेत भी कटे। आखिर वो कौन सा तरीका है, वो क्या उसके पीछे रणनीति थी कि यहां तक किसान आज आ सके? जी देखिए, जब हम लोगों ने दिल्ली मार्च का निर्णय लिया था तो उस समय हमें भी ये अंदाजा नहीं था कि हम लोगों को इतने लंबे समय तक दिल्ली के बॉर्डरों पर रहना पड़ेगा। ये जरूर हम लोगों ने आकलन किया था कि हो सकता है कि इतनी बड़ी तादाद में जब किसान पूरे देश से दिल्ली के बॉर्डर की तरफ बढ़ेंगे तो सरकार हमको दिल्ली के बॉर्डर पर रोक देगी। और इसीलिए हम लोगों ने इतना निर्णय लिया था कि सरकार जहां भी रोकेगी, पुलिस जहां भी रोकेगी, हमको वहीं पर पड़ाव डाल देना है। और उसके लिए फिर हम लोगों ने किसानों को कहा था कि आप जो है, कॉल तो हमने 2 दिन की दी थी, 26 और 27 नवंबर की 2000 की, लेकिन हमने ये कहा था कि आप 1 महीने का राशन और अपना बिस्तर और बर्तन वगैरह जो है लेकर के साथ में आए, और हमको जो है 1 महीना भी रहना पड़ सकता है, पड़ाव डालना पड़ सकता है। लेकिन स्थितियां बदली कि हम दिल्ली के बॉर्डर के, हमको तो हरियाणा और यूपी के ही बॉर्डरों पर रोक दिया गया, तो वहां लड़ना पड़ा। एक प्रतिरोध के स्तर तक ये संघर्ष गया, बैरिकेडों को तोड़ना पड़ा। और वो बैरिकेडों को तोड़ने की जो लड़ाई थी वो दरअसल में उस लड़ाई ने इस आंदोलन को एक नया मुकाम दिया, एक नई मंजिल दी। क्योंकि बैरिकेड तोड़ते हुए ये लड़ाई फिर जो है प्रतिरोध के स्तर में पहुंच गई थी, किसानों के जबरदस्त प्रतिरोध के स्तर में पहुंच गई थी,
जिस प्रतिरोध के स्तर की लड़ाइयों को हम लोग पुलिस के बैरिकेडों को तोड़ने का हम तमाम क्रांतियों और तमाम बड़े विद्रोहों में जो है उनकी कहानियों में, उनकी किताबों में हम लोग सुनते हैं, तो इसने किसानों के अंदर एक नई ऊर्जा पैदा की और हम लोग फिर दिल्ली के बॉर्डर तक पहुंचे और वहां हम लोगों ने ये पड़ाव डाले हैं। तो ये पड़ाव जब डाले हैं तो दरअसल में क्या है कि इतना तो किसान नेतृत्व बिल्कुल साफ था कि भाई ये जो लड़ाई है ये कोई छोटी मोटी लड़ाई नहीं है, क्योंकि इस लड़ाई को पंजाब से जो कॉरपोरेट के खिलाफ, जिसको अंबानी अडानी राज के खिलाफ कह करके जो है सीधे सीधे भारत के जो क्रोनी कैपिटलिज्म के जो मशहूर चेहरे हैं उनको निशाने पर लाते हुए किसानों ने आगे बढ़ाया। तो ये अपने आप में दरअसल में लड़ाई जो है ये बड़े फलक की बन गई थी, क्योंकि जब हम ये कह रहे हैं कि भाई हम इस कॉर्पोरेटीकरण के खिलाफ यहाँ हैं, तो ये जो कॉर्पोरेटीकरण की नीतियां हैं, ये नीतियां तो भारत में WTO के दबाव में आ रही हैं। ये नीतियां तो भारत में जो उदारीकरण की, आर्थिक सुधार की नीतियां हैं उसको लेकर के आ रही हैं, और आर्थिक सुधार हर क्षेत्र में भारत में लागू हो गया है। एक खेती एक ऐसा क्षेत्र बचा हुआ है जहां कंप्लीटली जो है अभी आर्थिक सुधार लागू नहीं हुआ है। तो और यही कारण है कि आप देखें कि जो आर्थिक क्षेत्र हमारे हैं, सब जगह आपने देखा इन दोनों मंदियों में कि हमारी जो ग्रोथ है वो बहुत घटी है, विकास दर हमारी बहुत नीचे गिरी है। लेकिन कृषि ही एक ऐसा क्षेत्र था जो अपनी विकास दर को अभी भी जो है थोड़ा 3-4 के बीच जो है बचाए हुए था। तो इसलिए हम ये समझ रहे थे कि ये लड़ाई जो है ये सामान्य लड़ाई नहीं है, और अकेले अगर मोदी सरकार के खिलाफ ये लड़ाई होती तो शायद 1 महीने के अंदर ये लड़ाई फतह हो जाती। लेकिन चूंकि ये लड़ाई WTO के दबाव के खिलाफ है, वैश्विक वित्तीय संस्थाओं के दबाव के खिलाफ है, ये साम्राज्यवाद परस्त नीतियों के खिलाफ है, जिन नीतियों को भारत में यहाँ का शासक वर्ग लागू कर रहा है और जिसकी मेन प्रतिनिधि अभी जो है भारतीय जनता पार्टी बनी हुई है, तो इसलिए इस लड़ाई का एक बड़ा फलक बन गया। और ये जो समझदारी किसान संगठनों के अंदर थी, इसने एक बड़ी यूनिटी को और एक ऐसी समझदारी को इसमें विकसित किया है किसान संगठनों के अंदर कि जहां 500 से ज्यादा संगठन जो है इसके साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन जो है उनके बीच एक इतना जबरदस्त सामंजस्य है समझदारी का कि बहुत जबरदस्त है। आप देखें तो इस आंदोलन ने दरअसल में लोकतंत्र की नई परिभाषा भी गढ़ी है कि भारत जैसे विविधतापूर्ण देश के अंदर जहां इतनी राष्ट्रीयताएं हैं, इतनी संस्कृतियां हैं, इतना हमारा अलग अलग तरीके का रहन सहन है, खान पान है, अलग भौगोलिक स्थितियां हैं, अलग भाषाएं हैं, बावजूद इसके एक भारत है। तो इस भारत को कैसे चलाया जाएगा, ये जो है मोदी राज की तरह जो है जिस दिशा में ये शासन बढ़ रहा है, एक एकाधिकारवादी शासन की दिशा में, एक फाशिस्ट शासन की दिशा में, उस रूप पर चलेगा, या यहाँ लोकतंत्र जो है फलेगा, फूलेगा, पनपेगा। तो लोकतंत्र की जो संस्थाएं हैं उनके अंदर जो लोगों का आपसी एक समझ है और आपसी एक एकता है और एक दूसरे को समझने और उसके अनुसार जो है उनके साथ व्यवहार करने की जो भावना है, तो ये इस आंदोलन के दौर में जो है बहुत विकसित हुई है और इसीलिए ये मोर्चा चला भी है। मुझसे कई बार कई मीडिया जो हमारे चैनल हैं जिन लोगों के साथ बातचीत होती है, 2-3 लोगों ने पूछा भी कि भाई लग रहा है कि किसान संगठनों में फूट पड़ रही है, लग रहा है कि जो है टिकैत और जो है चढ़ोनी के बीच कुछ चल रहा है, क्या हो रहा है, कुछ विभाजन तो नहीं हो रहा है। मैंने एक बात कही कि ये जो आंदोलन है ये आंदोलन जन आंदोलनों का समुद्र है और इसमें जो किसान संगठन वो नदियां हैं। तो कोई नदी जब समुद्र में मिल जाती है उसके बाद वो नदी अगर कहे कि मुझे समुद्र से अब अलग होना है तो ये असंभव बात है, क्योंकि उसका वजूद जो है वो समुद्र में जाने के बाद जो है वो समुद्र के रूप में है और समुद्र से अलग जो है उस नदी का फिर कोई वजूद नहीं होता है। तो यही इस आंदोलन में है और इस आंदोलन में जो संगठन शामिल हैं, और न सिर्फ जो 500 संगठन उस समय शामिल थे बल्कि उनकी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, हमारा दायरा बढ़ता जा रहा है, आंदोलन का विस्तार लगातार होता जा रहा है। तो ये जो है एक मजबूत यूनिटी इनके अंदर बनी है और ये यूनिटी जो है इस लड़ाई को जो है आगे बढ़ा रही है। मुख्य बात यह है कि इस आंदोलन ने
कॉरपोरेटीकरण और WTO के जरिए जो यहाँ एक साम्राज्यवाद परस्त नीतियां और जो पूरे यहाँ के संसाधनों की लूट की जिस नीतियों को लागू किया, एक उसके खिलाफ है। और दूसरा, इस आंदोलन ने इस देश की राजनीति की दिशा को अब बदल दिया है और किसानों के एजेंडे को जो है प्राथमिक एजेंडे के रूप में स्थापित कर दिया है, जो आज तक जो है आजादी के बाद नहीं हुआ था। जी पुरुषोत्तम जी, आएंगे हम आपके पास, दोबारा एक बार और आएंगे, आपसे समझेंगे। प्रशांत, अभी हमने विस्तार से पुरुषोत्तम जी की बात को सुना और ये तो सच है कि किसानों ने जैसे पूरे देश को लड़ना सिखा दिया। देश में एक बदलाव की बयार हमको नजर आ रही है। जिन संस्थानों से हम लगभग ना उम्मीद हो चुके थे, वहां से भी कुछ अच्छी खबरें आने लगी हैं और तमाम मोर्चे, चाहे वो बेरोजगारों के हों, चाहे वो मजदूरों के हों, हर लेवल पे लोग कहीं ना कहीं संगठित होते और संघर्ष करते नजर आ रहे हैं। और अगर हम दुनिया के पैमाने पर देखें तो खास तौर पर लैटिन अमेरिका में अभी जैसे पेड्रो कास्टियो की जीत की लगभग स्थिति बनी हुई है और वो किसान, एक आम किसान है जिन्होंने वहां के कॉरपोरेट्स के खिलाफ एक मोर्चा खोला और इस लेवल पे ले गए। क्या लगता है कि जिस तरह से किसान बता रहे हैं कि अब संगठनों की तादाद 600-700 के आसपास हो गई है, क्या कोई बड़ी राजनीतिक ताकत के रूप में किसान इस तरह से उभर सकते हैं भारत में कि खुद एक वो कहा जाए कि वो राजनीति को डिक्टेट करें या खुद ही एक पॉलिटिकल पार्टी के रूप में सामने आ जाए? मुझे लगता है कि किसानों के इस आंदोलन की बहुत सारी उपलब्धियां हैं और थोड़ा सा अगर हम किसानों की जो इमीडिएट जो कारण हैं, जो मांगे हैं, उनसे थोड़ा सा अलग जाके अगर हम इसको देखें तो किसान हमारे समाज का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। और मेरा बड़ा अच्छा एक अनुभव रहा जब मैं सिंघू बॉर्डर और टीकरी बॉर्डर जाता रहा कि पंजाब से और हरियाणा से जो लोग आ रहे थे वो शहरी लोग, मैंने वहाँ यूनिवर्सिटीज के प्रोफेसर को लंगर में रोटियां सेकते देखा है। वहां पे मैंने पूर्व एडवोकेट जनरल को देखा धरने बैठे हुए, वहां मैंने डॉक्टरों को देखा, वहां मैंने तमाम सारे स्टूडेंट्स को देखा, मेडिकल स्टूडेंट्स को देखा। तो एक जो हमारे देश में, और खासकर नॉर्थ इंडिया की बात हम करते हैं जब, तो नॉर्थ इंडिया में एक रूरल अर्बन डिवाइड है। मुझे याद आता है कि महाराष्ट्र में, बंबई में जब किसान आए थे नासिक से, तो बंबई का मिडिल क्लास सड़कों पे उनके लिए जूस और पानी लेकर खड़ा हुआ था। ये सेंटीमेंट हमारे नॉर्थ इंडिया में नहीं है। उत्तर प्रदेश में, बिहार में ये सेंटीमेंट नहीं है, लेकिन पंजाब में मैंने ये टीकरी और सिंघू बॉर्डर में इस बात को देखा। तो ये जो एक उपलब्धि है, मेरी ख्वाहिश होगी कि ये जो पंजाब में दिख रहा है, जो महाराष्ट्र में दिखता है, ये उत्तर भारत के भी राज्यों में दिखाई दे, ताकि जो किसान, तो देखिए आधी लड़ाई तो अपनी लड़ रहा है, आधी हमारी लड़ाई लड़ रहा है शहरी लोगों की। हम लोगों ने वो सरसों के तेल के डिबेट में ये बात, हम लोगों ने इस बात को देखा था कि किस तरीके से किसान जो है वो शहरी जो महंगाई बढ़ रही उसको, उसकी भी लड़ाई लड़ रहा है वो। दूसरी एक उपलब्धि और है, देखिए पिछले 5-7 सालों में हमारे देश में क्या हुआ कि समाज डिरेल हो गया, मैं कहूंगा पटरी से उतर गया। समाज में एक जो नैतिकता था, नैतिक बल था समाज में, चाहे वो उस पटरी से समाज उतर गया। अभी आप देखिए कि लिंच मॉब, नफरत, मारपीटें, अभी गाजियाबाद में घटना हुई है, ये सिलसिलेवार ये घटनाएं हो रही हैं। और इनका सीधा सा कारण ये है कि ये देखिए फ्रिंज एलिमेंट है, ये बवाली गुंडे हमेशा से समाज में रहे हैं, लेकिन उनको कभी राजनीतिक सत्ता से प्रश्रय नहीं मिला। आज की मौजूदा, बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आज की राजनीतिक सत्ता से उनको कहीं ना कहीं हौसला मिलता है। किसान ने इसका भी इलाज किया है, बिल्कुल। और ये आप देखिए कि बीजेपी और आरएसएस के दो बड़े लैबोरेटरीज पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कैराना और मुजफ्फरनगर हुए। वहां पे जब सिलसिलेवार पंचायत शुरू हुई तो मैंने देखा कि किस तरीके से सामाजिक ताना बाना लौटा वहां पे किसान आंदोलन के दौरान। तो जाहिर सी बात है कि ये किसान इस देश की राजनीति को
बड़े लंबे समय तक प्रभावित करने वाले हैं, एक बात। दूसरा, जो समाज पटरी से उतर गया है उसको वापस पटरी पे लाएंगे। देखिए, ये जो 5-6 महीने बीते हैं, 6 महीने 7 महीने 200 दिन, ये ये किसान जब दिल्ली में है, तमाम तरीके की चीजें इन्होंने की। इन्होंने अपना सोशल मीडिया बना लिया, इनके पास वेबसाइट है, इनके पास अपना अखबार है, इनके पास अपने लंगर हैं, एक सर्वाइवल का पूरा एक इंतजाम है। बातें हो रही हैं, बहुत सारी साजिशें सरकार की, मीडिया की, उससे उससे लड़ के निकल रहे हैं। जी। और जब ये लौटेंगे हम्म। अपने गांव, तो यहां से जो इन्होंने ये जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की डिग्री लेकर वापस आएंगे और सही है। वो उस समाज को, गांव को, अपने मोहल्लों को जब बदलेंगे, तब एक नया समाज का निर्माण होगा। बिल्कुल बिल्कुल। ताऊ के सामने यहाँ जो समानता और समता की बात हो रही है और उनके साथ उनकी पत्नी भी आई हुई है लाठी लेकर, तो जब लौटेंगी तो ताऊ साहब को थोड़ा समानता पर घर में भी कुछ करना पड़ेगा, समान व्यवहार करना पड़ेगा। इसलिए बिल्कुल किसानों ने, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि समाज के बदलाव में नैतिक मूल्यों में बहुत जबरदस्त एक असर डाला है। इसका जो भी रिजल्ट हो, और मैं तो आश्वस्त हूं कि किसान बिना विजयी हुए वापस नहीं जाएंगे, उनकी विजय सुनिश्चित है, क्योंकि इतिहास बोध हमें यही सिखाता है कि ये कोई भी शासन हो, कोई भी सत्ता हो, अगर वो किसानों से टकराती है तो फिर उसे चूर चूर होना ही होता है। बहरहाल, ये आपने बड़ा महत्वपूर्ण बात कही कि अपने वेबसाइट है, अपनी मीडिया टीम है, अपना सोशल मीडिया है, यहां तक कि वो पिछले दिनों हमने देखा कि तमाम टीवी चैनल्स के पत्रकारों को अपना मुंह बांध कर या उतार कर अपना माइक हटा कर जाना पड़ता था। मैं ने लगातार इन चीजों को देखा है। मैं, क्या मीडिया का आखिर क्या रोल ऐसा रहा जिससे किसान इतने नाराज हो गए कि उन्होंने कुछ चैनलों को तो भगा दिया वहां से? क्या आपको मीडिया के इस पूरे रवैये और रोल पर क्या कहना है? देखिए, आप जैसे मान लीजिए किसी के घर में उसके किसी परिजन का देहांत हो गया है और आप वहां पे जाके कहें कि अरे कोई मरा वरा नहीं है, एक्टिंग कर रहा, लेटा हुआ है, थोड़ी देर में उठ जाएगा, तो आपके साथ क्या बर्ताव होना चाहिए? क्या बर्ताव होना चाहिए आपके साथ? वो परिवार जिसके परिजन का देहांत हुआ है, वो क्या बर्ताव करेगा आपके साथ? कोई आदमी भूखा है और वो तड़प रहा है भूख से और वो कह रहा है मुझे एक रोटी चाहिए, और आप उससे जाके कह रहे हैं अरे कोई भूखा नहीं है, एक्टिंग कर रहे हैं। इनको बहका दिया है किसी ने, इनका कोई वेस्टेड इंटरेस्ट है। एक किसान, मैं मतलब कल मेरे पास गाजीपुर बॉर्डर जहां पुरुषोत्तम जी बैठे हैं, वहां से चौधरी वीर सिंह का फोन आता। वो मुझे कई बार फोन ट्राई कर चुके थे, मेरे नए फोन में उनका नंबर सेव नहीं था, तो मैं अननोन नंबर की वजह से शायद उठा नहीं पाया। उन्होंने सौम्या को फोन किया, कहा मयंक जी मेरा फोन नहीं, और उन्होंने किस लिए फोन किया? सिर्फ अपना हाल देने के लिए, सिर्फ ये कहने के लिए मयंक जी मेरी पत्नी की सेहत ठीक है, मैं गाजीपुर लौट आया हूं। उनकी पत्नी बीमार थी इसलिए वो गए गांव, मैं गाजीपुर लौट आया हूं, आप कब आएंगे, मुझे मिलना है। तो मुझसे तो कोई हॉस्टिलिटी नहीं है, लेकिन आप वहां पे खड़े हो रहे हैं, आप जा रहे हैं। मैं बहुत सिंपल सी बात जानता हूं कि भाई कोई आदमी, जिस सर्दी में हम लोग निकलना नहीं चाहते हैं अपने कमरों से बाहर और लोअर से लेके पता नहीं क्या क्या सुविधा लेके हम बैठते हैं, उस सर्दी में और उसमें बारिश हो जाए और उसमें कोई भीगी हुई रजाई ओढ़ के रात को बैठा हो, और एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 2 डिग्री टेम्परेचर, 1 डिग्री टेम्परेचर, बल्कि पंजाब हरियाणा के जो बॉर्डर है वहां माइनस में टेम्परेचर जाता है। वहां पर वो खुले में सो रहे हैं, ट्रैक्टर के नीचे, ट्रॉली के नीचे, आग जला के, और कोई आके कह दे कि इनको किसी ने बहका दिया है। अब आप सोच के देखिए कि क्या रिएक्शन, और कब तक ये सब बर्दाश्त किया जाएगा कि आपको कोई आतंकवादी कह दे, कोई देशद्रोही कह दे, कोई खालिद। तो अब हुआ क्या कि अब इस, देखिए, ये तो एक तो सबसे बड़ा इस आंदोलन का जो हासिल है मुझे लगता है वो ये है कि ये जो जार्गन है पूरा, जो वॉट अबाउटरी वाले जार्गन है कि देशद्रोही कह दिया आपने, वो सब बेकार हो गए, ध्वस्त हो गए। पिछले 6 साल से जो चल रहा था वो इस आंदोलन ने ध्वस्त कर दिया कि अब तुम कहो कि देशद्रोही कहना है, कहो। मैं एक रात याद करना चाहता हूं, मैं शाहजहांपुर बॉर्डर में पहली बार गया था, नया उसी दिन शुरू हुआ था वो प्रोटेस्ट साइट, टेंट लगा था नॉर्मल सा, और रात को 2 डिग्री टेम्परेचर था वहां पे, और ओस ड्रिप करने लगी, टपकने लगी छत पे से, वो जो तंबू था उसमें से टपक रहा है। मैं और योगेंद्र यादव, हम लोग बिल्कुल अगल बगल लेटे हुए थे, और अचानक से योगेंद्र ने कहा कि बारिश हो रही है क्या? तो मैंने कहा नहीं, कि टेंट टपक रहा है।
वो सारे किसान उस टेंट में माथे पे आपके बूंदे गिर रही है टप 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 टप, उसमें सो रहे हैं। और उसी समय 1-1:30 बजे रात को 4-5 किसान आते हैं और वो कहते हैं कि हम ये फलाना इतनी बोरी हमने मटर रखवा दी है, इतना हम ये ले आए हैं, इतना हमने गोभी रखवा दी है, सुबह के नाश्ते के लिए आप सबका इंतजाम हो जाएगा। और सुबह हमने घर पे बोल दिया है जो छाछ हमारे यहाँ 50 लीटर रोज निकलती है वो अब यहीं पर आएगी। जब योगेंद्र यादव ने उनसे पूछा कि आप कहाँ से है, किस गांव से, आप दिन में क्यों नहीं आए, तो वो बोले कि दिन में तो हम ड्यूटी करते हैं ना। तो योगेंद्र यादव ने पूछा कहाँ ड्यूटी करते हैं, तो बोले अरे यही जो बैरिकेड्स है, हम पुलिस में है ना, तो ये बैरिकेड्स पे हमारी ड्यूटी तो है, तो हम लोग दिन में यहाँ ड्यूटी कर रहे थे, आपको देखते रहते हैं। अभी रात में घर लौटे 1 बजे तो हम लोग ने कहा कि चलो राशन पहुंचा दे। ये सच है। अब ये कितना भावुक सा वो होता है कि रात को आप खड़े हैं, ये बात हो रही है। गाजीपुर पे एक सेवादार ने लंगर जो पुल के ऊपर चल रहा है, मैंने उससे कहा कि यार आप पुलिस वालों को खाना खिला रहे हैं, उसने कहा ये गुरु का लंगर है, यहाँ कोई भेदी नहीं है। तो वो जो बेगमपुरा का सपना है रविदास के, इस आंदोलन ने उसको खड़ा कर दिया है कि स्कूल है वहां पे जहां फ्री एजुकेशन है। आप सिंगू बॉर्डर चले जाए, टिकरी चले जाए, गाजी कहीं चले जाए, फ्री स्कूल, वहां एजुकेशन है। आसपास के सिंगू बॉर्डर पर तकरीबन 30,000 ऐसे लोग हैं जो मजदूर हैं, निम्न आय वर्ग के हैं, वही रहते हैं आसपास। वो दिन में 3 वक्त का खाना, उन्होंने कभी 3 वक्त खाना देखा नहीं था सालों से, वो दिन में 3 वक्त का खाना वहां खाते हैं। उनके बच्चों को दूध मिलता है, ड्राई फ्रूट्स मिलते हैं, दवा मिलती है, आईसीयू है, वेंटिलेटर है, मुफ्त में इलाज मिलता है, लाइब्रेरी मिलती है। मैं दिखाना चाहता हूं मैं तस्वीरों, क्योंकि मैं तस्वीर से बात करना चाहता था। ये तस्वीर है शहीद भगत सिंह लाइब्रेरी, आप देखिए, ठीक है। ये एक और तस्वीर है जो यादगार तस्वीर है मुझे लगता है, महात्मा गांधी की जो है पोती आती है और साथ में महेंद्र सिंह टिकैत हैं, और ये वो तस्वीर है जिसने आंदोलन का रूप बदल दिया। जैसे मैं अभी भावुक हूं, राकेश टिकैत जो है वो भावुक थे। और एक और तस्वीर है जो सौम्या ने खींची थी, ये तस्वीर देखें आप। इसमें तस्वीर में एक बुजुर्ग बैठे हैं सामने कुर्सी पे, जिनके आगे हुक्का रखा है। उस शख्स की उम्र 94 साल है शाहजहांपुर बॉर्डर पे, और वो रात भर बैठ के जो है क्रांति के गाने गाता है। क्या चाहिए आप किसी आंदोलन का हासिल, और क्या होता है। जी बिल्कुल सही बात है। जिस तरह से जो दृश्य आपने दिखाए, जो तस्वीरें दिखाई, वो इतिहास की किताबों में दर्ज होंगी, आने वाली पीढ़ियां उनको पढ़ेंगी। आज की सरकार नहीं पढ़ पा रही है, उसका दुर्भाग्य है। बहरहाल सीधे चलते हैं अब पुरुषोत्तम जी के पास एक आखिरी कमेंट के लिए। पुरुषोत्तम जी, लेकिन अंततः आपको आना वही पड़ा कि बीजेपी हराओ देश बचाओ, बीजेपी को हराना पड़ेगा, ऐसा लगता है। कम से कम किसान अब सीधे खुलकर ये बात कहने लगे। कल तक ये हो रहा था कि भाई अराजनीतिक आंदोलन है, अराजनीतिक आंदोलन है। तो क्या माना जाए कि राजनीति में हस्तक्षेप किए बिना किसानों का कोई अब रास्ता है नहीं? मतलब क्या करेंगे आप, क्योंकि और तो कुछ समझ में नहीं आ रहा जितनी असंवेदनशीलता सरकार दिखा रही। नहीं, हमने कभी नहीं कहा कि ये अराजनीतिक आंदोलन है। हम तो चूंकि राजनीति की ही मार है, संसद में कानून पास किए, संसद के जरिए ये हमला हम पर किया गया है, इसलिए ये अराजनीतिक आंदोलन है, ये हम लोगों ने कभी नहीं कहा। ये जरूर कहा कि राजनीतिक नेताओं को हम अपने आंदोलन के मंच का इस्तेमाल नहीं करने देंगे, ये हम लोगों ने जरूर कहा कि मेरे कहने का भी आशय यही था, जी, राजनीतिक पार्टियों से जी जी जी। लेकिन इसके बावजूद जो है कि जो देश का जो संसदीय विपक्ष है, उस संसदीय विपक्ष से तो हम जरूर ये मांग करेंगे, ये उम्मीद करेंगे कि जो हमारी सड़क की लड़ाई है, इस सड़क की लड़ाई का प्रतिनिधित्व तो वो सदन के अंदर करे। ये उसकी भी जिम्मेदारी है कि जब देश का किसान, देश का मजदूर, देश का आम नागरिक सड़क पर है, तो इस सड़क की आवाज को संसद के अंदर पहुंचाना, इस जन विरोधी सरकार के इन कदमों का विरोध उस संसद के अंदर दर्ज करना, ये उसकी भी जिम्मेदारी है। इस भूमिका में उसको भी उतरना चाहिए। ये उम्मीद हमारी जरूर संसदीय विपक्ष से भी रहती है और रहेगी। तो इसलिए एक तो ये बात है कि इसलिए हम उनसे ये उम्मीद करते हैं। दूसरी बात ये है कि एक ऐसी सरकार, जो सरकार इतना लंबा समय हो गया है, किसान सड़क पर है, पूरे देश का जनमत जो है, बड़ा हिस्सा देश के जनमत का किसानों के साथ खड़ा है, उनके साथ सिंपैथी उनकी है। इसके बावजूद अगर सरकार WTO के दबाव में, वो साम्राज्यवादी ताकतों के दबाव में इन किसानों के इश्यूज के समाधान की दिशा में कोई कदम नहीं उठा रही है, तो फिर ऐसी सरकार को सत्ता से हटाना
और जन आंदोलनों की ताकत के बल पर एक ऐसी सरकार का सत्ता में आना जो कम से कम जो है अभी कोई बड़ा बदलाव तो नहीं करेगी, लेकिन इस तरीके के जो बड़े हमले हैं, उन बड़े हमलों पर जो जनता के ऊपर किए जा रहे हैं, उन पर एक स्तर की रोक लगे और ये कानून वापस हो, ये हम लोग जरूर उम्मीद करेंगे। तो इसलिए ऐसी सरकार को हटाना जो है ये फिर जनता का भी जो है एक डिमांड बन जाती है, और इसीलिए ये किसान आंदोलन की भी डिमांड बनी है। बल्कि आप देखें तो इस आंदोलन ने एक नई बात और रची है, वो ये है कि न सिर्फ कॉरपोरेट जो संस्थान है बड़े, जो क्रोनी कैपिटलिज्म के जो चेहरे हैं हमारे देश के, उनके संस्थानों पर भी आर्थिक हमले, यानी उनकी नाकेबंदी, उनकी बंदी किसानों ने पहली बार इस देश के अंदर की है, जहां रिलायंस के पेट्रोल पंप जो है पिछले 8-9 महीने से जो है रिलायंस के पेट्रोल पंपों से पंजाब के अंदर तेल नहीं बिक रहा है, जहां पंजाब के अंदर 8 महीने से और हरियाणा के अंदर भी पिछले 3 महीने से जो वो है टोल टैक्स हैं, उन पर जो है टोल की पर्ची नहीं कट रही है, सारे टोल फ्री कर दिए गए हैं। इनके गोडाउन, इनके मॉलों को जो है किसानों ने घेर दिया है, उनकी बिक्री नहीं होने दे रहे हैं। तो एक तरफ तो ये वाला है, और दूसरी तरफ जो किसानों ने जो है पूरे देश के अंदर इस आंदोलन को फैलाने के लिए लगातार हम कार्यक्रम दे रहे हैं। जैसे लंबा आंदोलन हमारा जो टिक जा रहा है, इसको एक खास बात है जिसको आप शुरू में भी कह रहे थे कि भाई खेती भी हो जा रही है, आंदोलन भी हो रहा है। हमने एक रूटीन बनाई है कि हर गांव के यहाँ जत्थे आते हैं। पहला जत्था आता है वो 8-10 दिन रहता है, उसके बाद दूसरा जत्था आता है, जिस गाड़ी से आता है वो पहले जत्थे को वापस ले जाता है, नए जत्थे को यहाँ छोड़ जाता है। तो ये जो रूटीन है, इससे क्या हो रहा है कि उनका खेती का भी काम हो रहा है और उनका जो है आंदोलन में भी भागीदारी हो रही है, और ये आंदोलन लंबा चल पा रहा है। तो जिस आंदोलन को हम पहले कह रहे थे कि भाई हम 1 महीने के लिए तैयारी करके आओ, फिर हमने कहा हम 6 महीने तक रह सकते हैं। आज किसानों का मूड जो है मई 2024 तक का बन गया है, और उसी तरीके की पूरी तैयारी हो रही है कि अगर ये सरकार इन कानूनों को नहीं हटाती है, एमएसपी पर कानूनी अधिकार हमको नहीं देती है, तो फिर इस सरकार के खिलाफ हम जो है 2024 मई तक डटेंगे। इस सरकार को सत्ता से बाहर करके ही फिर किसान लौटेगा, ताकि जो आने वाली सत्ता है वो जो है फिर किसानों के इन डिमांडों की तरफ जो है मजबूती से सोचे। और दूसरी बात यह है कि अब हम किसानों के साथ साथ जो मजदूर संगठन है, जनता के अन्य तबके हैं, महिला आंदोलन है, छात्र युवा आंदोलन है, बेरोजगारों का आंदोलन है, इसके साथ हम एक व्यापक यूनिटी बनाने की दिशा में बढ़ रहे हैं, ताकि इस देश के अंदर आने वाले समय में एक राजनीति की नई धारा जो है वो खड़ी हो सके और एक बदलाव की राजनीति आगे बढ़ सके। पुरुषोत्तम जी, तो चलते चलते बस इतना और बता दीजिए, 2024 पे सीधे तो जाएंगे नहीं, 2022 में ये उत्तर प्रदेश पड़ रहा है, तो उत्तर प्रदेश के चुनाव में भी कोई भूमिका होगी आप लोगों की? थोड़ा सूचित कर दीजिए, करेंगे क्या? बिल्कुल बिल्कुल, मिशन यूपी, मिशन उत्तराखंड हम लोग शुरू कर रहे हैं, और जुलाई से हम लोगों का डेरा उत्तर प्रदेश में पड़ने वाला है। पूरे किसान नेता, पूरे किसान संगठन उत्तर प्रदेश के अंदर पूरी ताकत के साथ लगेंगे, और अभी जितने भी किसान संगठन अभी इस आंदोलन के दायरे से बाहर हैं, हम लोग लगातार उनसे भी संपर्क कर रहे हैं, उनको भी जो है इसमें जोड़ रहे हैं, और ट्रेड यूनियनों के साथ भी एक समन्वय बना रहे हैं, तमाम लोकतांत्रिक जनमत के साथ समन्वय बना रहे हैं। और भाजपा को वोट नहीं कैंपेन पूरा उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में भी चलेगा। पंजाब में तो भाजपा कहीं गांवों में जा पाने की स्थिति में पहले से नहीं है पंजाब में। जी जी, बहुत शुक्रिया इस सारी जानकारी के लिए। तो कुल मिलाकर जी बहुत संक्षेप एक लाइन जोड़ना चाहता हूँ बस। बोलिए। पुरुषोत्तम जी ने और प्रशांत जी ने जो बात की और आपने जो बात कही, दरअसल किसान आंदोलन सरकार और आपकी आवाज कट गई, आपका वाक्य पूरा नहीं। किसान आंदोलन जो है दरअसल सरकार और लोकतंत्र के बीच का युद्ध है। बिल्कुल, यानी लोकतंत्र को मजबूत करना है। किसान फिलहाल लोकतंत्र को भी बचाने के लिए निकले हुए हैं। उत्तर प्रदेश में मिशन यूपी और मिशन उत्तराखंड यानी बीजेपी को हराने के संकल्प के साथ ये किसान अब संगठन उस दिशा में जा रहे हैं। वैसे तो अल्लामा इकबाल ने यही कहा था कि जिस खेत से दहका को मैसर न हो रोटी,
उस खेत के हर खोशे गंदुम को जला दो। पूरा गेहूं ही कह रहे थे कि जला दो अगर किसान को नहीं मिलती, पर यहाँ पर जलाने की कोई बात नहीं है, हटाने की बात है। और किसानों को लग रहा है कि बीजेपी दरअसल लोकतंत्र और किसान दोनों के ही खिलाफ और एक तरह से देश के खिलाफ इस समय खड़ी हुई है, कॉरपोरेट के हक में खड़ी हुई है। और तब किसानों का ये दायित्व है कि वो इस देश को बचाने की लड़ाई लड़े। और किसान, मजदूर, नौजवान, एक बड़े व्यापक परिप्रेक्ष्य में अब बात हो रही है। 200 दिन इतिहास में बिल्कुल कहा जाए अभूतपूर्व ये घटना है। कभी फिराक गोरखपुरी ने लोगों से कहा था कि आने वाली नस्लें तुम पर मैं थोड़ा सा भूल रहा हूँ, हाँ, रश करेंगी हम असरों, कि जब उन्हें मालूम ये होगा तुमने फिराक को देखा था। और हम लोग आज ये कह सकते हैं कि आने वाली नस्लें हमसे रश करेंगी हम असरों, जब उन्हें मालूम होगा कि हमने ये आंदोलन को करीब से देखा था, गाजीपुर और सिंघू बॉर्डर को देखा था, किसानों के त्याग, उनके साहस, उनके बलिदान को देखा था, उनके संकल्प को देखा था। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। पुरुषोत्तम जी, आपको बहुत शुभकामनाएं। किसान आंदोलन आगे बढ़े, इस देश को बचाए, ये बेहद जरूरी है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आप जुड़िए हमारे साथ, हमारे फेसबुक पेज को आप लाइक कीजिए, हमारे ट्विटर हैंडल को फॉलो कीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और संभव हो तो हमारी मदद, जो आप एक लिंक देख रहे हैं उसके जरिए हमारी कुछ आर्थिक मदद करें। mediavigil.com में सीधे जाएं, हर खबर के साथ ये आर्थिक मदद का लिंक लगा हुआ है, जिससे कि हम आपकी सहयोग से जो ताकत मिलेगी, हम कॉर्पोरेट मीडिया का भी मुकाबला कर पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।